हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की सिविक्स के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं और कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप पहले ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, मीन्स व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, हाउ द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, क्या हम फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या इसका प्रोसेस होगा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका फॉर्मेशन हुआ इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की क्या रही है इसके बारे में हमें चर्चा करना है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरीके से रहे हैं और किस तरीके से समय के साथ बदले हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो इसके पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से अपने आप को फॉर्म करता है। आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया 1947 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, हमने ब्रिटिशर से हमें इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन जो ये इंडिपेंडेंस का जो एक्सपीरियंस था, जो हमने आज़ादी पाई, इसका जो अनुभव था, ये इतना खुशनुमा नहीं था उस समय। आज़ादी के बाद आपको पता होगा कि भारत का बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बने उस समय। लेकिन ये जो पार्टीशन था, जो ये बंटवारा था, ये काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी ये ब्लडी था, यानी कि बहुत खून खराबा हुआ, कई लाख लोग इसमें मारे गए। तो एक बहुत ही बुरा अनुभव था उस समय का भारत के लिए ये। आज़ादी के बाद एक और जो समस्या थी हमारे लिए, वो था जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में मर्ज करना, उनको इंडिया का पार्ट बनाना। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, ये देखिए इंडिया का मैप है बिफोर 1947। इसमें आप पूरे इंडिया के जो एरिया हैं, जिसमें पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश का भी एरिया है, इसमें देख रहे होंगे कि पूरे एरिया को दो कलर में दिखाया गया है। एक ये पिंक कलर है और दूसरा ये येलोइश कलर है। तो इसमें जो पिंक कलर के एरियाज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स कहा करते थे, यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन होता था। इसे हम हिंदी में बोलते थे रजवाड़े बोलते थे ये। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, बहुत सारे राजा यहाँ पे रूल करते थे। जो ये येलो कलर में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोविंसेस हैं। प्रोविंस क्या होते थे? प्रोविंस वो एरिया थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करते थे। तो जब इंडिया 1947 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो ब्रिटिशर्स ने उन सभी एरियाज़ को जो उनके कंट्रोल में हुआ करते थे, जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स जिसे हम प्रोविंसेस बोलते थे, जो यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रोविंसेस को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ एरियाज इंडिया के हिस्से में आए, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में गए। लेकिन जो ये आपको पिंक कलर में जो एरिया दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं, जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, इसके बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। इसे उन्होंने क्या किया, इसे उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि राजा खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिया का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तो ये बहुत ही एक मुश्किल का सामना करना पड़ा था उस समय हमें, क्योंकि करीब 565 उस समय रजवाड़े हुआ करते थे, यानी कि लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स। और इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश के अंदर मिलाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। खैर, समय के साथ ये हुआ और प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इंडिया के पार्ट बने। उसके बाद से हमने हमारे देश के लिए संविधान लिखना शुरू किया। हमारे संविधान ने डिक्लेयर किया इंडिया को कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप आर्टिकल 1 देखेंगे दोस्तों संविधान का, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में हमारे देश को दो नामों से संबोधित किया गया है, इंडिया और भारत, दोनों नामों से। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाएगा या यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेगा। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया। फेडरेशन मैंने आपको बताया था, यानी कि जहाँ पे दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हम फेडरेशन बोलते हैं। इस सिस्टम को फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को नहीं लिखा। हमने बस लिखा कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन हमारा जो यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। अब जो है ध्यान दीजिए कि जब हमारा संविधान लिखा गया, मैंने बताया कि इंडिया का जो यूनियन है, मीन्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। कैसे था? क्योंकि उस समय हमारे देश में 2 टियर सिस्टम का
को मतलब अडॉप्ट किया गया। 2 टियर सिस्टम का मतलब ये है कि हमारी सरकार के 2 स्तर हुआ करते थे, 2 लेवल हुआ करते थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। और समय के साथ एक तीसरा टियर भी आया जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें जो है गांव के क्षेत्र में यानी कि रूरल एरियाज़ में पंचायत और अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ ने काम करना शुरू किया। तो ये हम कह सकते हैं ये 3 टियर गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो 3 टियर्स हैं, डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। हर टियर के पास अपना ज्यूरिडिक्शन है, अपना वर्किंग एरिया है। ज्यूरिडिक्शन का क्या मतलब है, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था डिटेल में। तो हर टियर के पास अपना ज्यूरिडिक्शन है, अपना वर्किंग एरिया है। सेंट्रल लेवल को क्या करना है वो डिसाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है वो भी डिसाइडेड है, और लोकल गवर्नमेंट को क्या करना है वो भी डिसाइडेड है। यानी कि हर किसी का काम, हर किसी का जो राइट्स हैं, हर किसी के जो ड्यूटीज़ हैं वो सभी जो है वो संविधान में लिख दिए गए, ये पहले से डिसाइडेड है। अब ध्यान दीजिए कि इसी फेडरल जो सिस्टम है, जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, इस पे बेस्ड हमारे संविधान के अंदर 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है। यानी कि जो हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसको 3 स्तर पे, 3 लेवल, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। उसमें क्या है 3 पार्ट्स, इसमें 3 लिस्ट है। कौन कौन से लिस्ट हैं? पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों का क्या मतलब है इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। दोस्तों यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स, 100 सब्जेक्ट्स के बारे में का नाम लिखा हुआ है, और ये सभी वो सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, यानी कि जिनका जो जिसका जो मतलब है, जिसका जो ज़रूरत है वो पूरे देश के लिए है। ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है इसमें यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए डिफेंस या आर्म फोर्सेस। अब जानते हैं कि हमारे देश में जो आर्म फोर्सेस हैं इसका महत्व पूरे देश के लिए, पूरे देश को ज़रूरत है कि उसके पास आर्म फोर्सेस हों। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे पास इंडियन आर्मी है, कोई स्टेट आर्मी नहीं है। ठीक है, ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि जो डिफेंस है, जो आर्म फोर्सेस है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। इसीलिए हमारे पास नेशनल आर्मी है, इंडियन आर्मी है। हमारे पास कोई स्टेट की आर्मी नहीं है। हमारे पास यूपी की आर्मी, बिहार की आर्मी, केरला की आर्मी, तमिलनाडु की आर्मी, ऐसे अलग अलग नहीं है, क्योंकि आर्म फोर्सेस इज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दैट्स वाई वी हैव इंडियन आर्मी। सेकेंड है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स का क्या मतलब है कि हमारे देश का दूसरे देशों के साथ किस तरीके का संबंध हो, यह यूनियन डिसाइड करेगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई स्टेट डिसाइड करेगा। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि जो है किसी राज्य का किसी दूसरे देश के साथ कोई संबंध हो, नहीं, संबंध होगा दूसरे देश का हमारे देश के साथ। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किसी देश के साथ हमारा संबंध किस तरीके का होना चाहिए। वैसे ही बैंकिंग, करेंसी, रेलवेज, सिटीजनशिप, ये सभी चीज़ें जो है यूनियन लिस्ट में रखी गई हैं। इसके अलावा करीब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। टोटल मैंने बताया आपको कि अभी के समय में 100 सब्जेक्ट्स को जो है यूनियन लिस्ट में रखा गया है। जैसे करेंसी के लिए चर्चा कर लें, जैसे हमारे पास कैसी करेंसी है, हमारे पास भारतीय सरकार की करेंसी है, ठीक है, जो कि इंडियन रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जो इशू किए जाते हैं। हमारे पास राज्यों की अलग अलग करेंसी नहीं है। रेलवे भी वैसे ही इंडियन रेलवे, हमारे पास कोई स्टेट की रेलवे अलग से नहीं है, रेलवे क्योंकि यूनियन सब्जेक्ट है। वैसे ही सिटीजनशिप, हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के अलग से नागरिक नहीं बनते हैं, हम पूरे भारत के नागरिक बनते हैं। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट, ये जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, जो 100 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, ये सभी वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि जो भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकता है। अगला देखते हैं, अगला स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका इंपॉर्टेंस लोकल है, यानी कि जो राज्य हैं उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस उसका हो सकता है। इसमें 61 सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे पुलिस, आपने देखा होगा कि आपके राज्य की अपनी पुलिस है। क्या इंडियन पुलिस कोई है? नहीं, वी डोंट हैव एनी इंडियन पुलिस, वी हैव स्टेट पुलिस। लाइक आपके पास अपने राज्य की पुलिस हो सकती है। कोई भी राज्य का नाम लीजिए, जैसे कि उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस। तो ऐसे स्टेट की पुलिस है, ना कि किसी पूरे कंट्री की कोई एक पुलिस है। पूरे कंट्री की जो है वो है आर्मी, ठीक है, क्योंकि डिफेंस ऑफ द नेशन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में रखा गया है। वैसे ही ट्रेड,
यानी कि दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होना है, राज्य के अंदर जो व्यापार होना है, वो स्टेट लिस्ट में रखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बसेस, रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है दोस्तों, लेकिन रेलवे को जो है वो यूनियन लिस्ट में रखा गया है। लेकिन जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बसेस हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बस जो होते हैं, बसों के ऊपर आप देखेंगे नाम जो गवर्नमेंट की जो द्वारा जो चलाई जाने वाली बसें हैं उस पर जो है उस राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है नाम लिखा होता है। जैसे कोई भी आप एग्जांपल के लिए देखेंगे आप जिस भी राज्य में रह रहे हो वहाँ की सरकारी बसों को देखिए, उस पर जो है उस राज्य का परिवहन का नाम लिखा होता है, वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो बिजली का बिल आता होगा उसे आप देखिएगा, वो राज्य सरकार के द्वारा आता है। और आप जो बिजली का बिल का जो मतलब जो पेमेंट करते हैं वो भी जो है राज्य सरकार के पास जाता है। वैसे ही कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सभी चीज़ें किसकी हैं, ये सभी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती हैं। तो ये सभी जो नाम मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस चीज़ को पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे पूछ दिया कि पुलिस जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट के अंदर आता है, क्या वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। अब स्टेट लिस्ट के अंदर जो 61 सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है, और कोई इसके ऊपर कानून नहीं बना सकता। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कौन से सब्जेक्ट्स? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए जिसका ताल्लुकात जो है, जिसका संबंध, जिसका रिलेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से भी है और साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। मीन्स द कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रेन, ये सभी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? इसके ऊपर यूनियन भी कानून बना सकता है, यानी कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो भी कानून बना सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो विधानसभाएं हैं, स्टेट असेंबलीज जो हैं, वो भी कानून बना सकते हैं। तो दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब दोनों कानून बना सकते हैं तो मानेंगे हम किसको? तो सही बात है, मानेंगे हम उसको जो लागू होगा। लागू कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, अगर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट के ऊपर मान लीजिए कि यूनियन भी कानून बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो कौन सा आपके यहाँ लागू होगा? आपके लिए वो लागू वो होगा जिसको मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो है यूनियन गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मान लीजिए दोनों ने बिल्कुल अलग अलग कानून बना दिया, ठीक है, और दोनों के बीच में जो है विवाद हो गया कि मेरा कानून सही है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मेरा कानून सही है, यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मैंने जो बनाया है वो सही है, इसको लागू करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जब एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, तो द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, जो हमारे देश की पार्लियामेंट ने बनाया है, वही प्रिवेल करेगा, उसी को जो है लागू किया जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना वो यूनियन लिस्ट में है, ना वो स्टेट लिस्ट में है, और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि वो सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था। तो इन सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? इन सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं इसे हिंदी में हम। तो अवशिष्ट शक्तियाँ या रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सभी सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आप बहुत ही इजी है इस चीज़ को गेस करना कि जब संविधान लिखा जा रहा होगा उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है कोई सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर का उस समय अस्तित्व ही नहीं था हमारे लिए, ठीक है। वैसे ई कॉमर्स, जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऐसे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें तो अभी नई है ना, ये तो 1947 और 50 के आसपास तो ये सब चीज़ें थी नहीं, तो इनको सब्जेक्ट्स में शामिल ही नहीं किया गया। तो ये बाद में जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं, अब जैसे मान लीजिए हो सकता है कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई सब्जेक्ट बन जाए, तो उसके वो किस में जाएगा? वो जाएगा रेजिड्यूरी में, क्योंकि वो अभी पहले उस समय नहीं था। तो इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई सब्जेक्ट्स ऐसा है जो न यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, न स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, और न ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है, तो वो सब्जेक्ट आ जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। तो जब वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है, जब वो अवशिष्ट विषय है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो उसके ऊपर दोस्तों कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो इस समय ई कॉमर्स के ऊपर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो कानून बनाती है। तो अब आइए आगे देखते हैं।
अगला है दोस्तों यूनियन टेरिटरीज। अभी तक हमने चर्चा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो चीज़ें हमने बहुत बार बार चर्चा की है। लेकिन दोस्तों एक और जो पार्ट्स है स्टेट कंट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी वो एक ऐसे एरिया हैं जो कि बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि उसे न हम इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं और न ही कुछ विशेष कारणों की वजह से न ही उसे हम किसी दूसरे राज्य के साथ मिला सकते हैं, और इन्हीं एरियाज़ को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, ये और जो ये टेरिटरीज़ हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित राज्य, ये वो टेरिटरीज़ हैं, वो एरियाज़ हैं जिनके पास अपना कोई विशेष पावर नहीं होता है, और इनके ऊपर कंट्रोल कौन होता है, कौन करता है? इसके ऊपर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज़। ठीक है, और प्रेसिडेंट के द्वारा इन यूनियन टेरिटरीज़ को रूल किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज़ हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। वैसे ही चंडीगढ़, यहाँ पे आप देखेंगे जो है पौंडीचेरी, जिसको हम आजकल इस समय नया नाम पुडुचेरी है। वैसे ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले दो और यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। एक का नाम था दादरा एंड नगर हवेली और दूसरे का नाम था दामन एंड दीव। दोनों को मर्ज करके इस समय एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और इसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, जिसका कैपिटल है दमन। वैसे ही आपको पता होगा कुछ समय पहले दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो ये अभी जो है ये सभी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो कितने यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हो गए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली और दमन दीव 5, लक्षद्वीप 6, पौंडीचेरी 7 और अंडमान निकोबार 8। तो हमारे पास इस समय यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए? 8। स्टेट्स कितने हैं दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस समय इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि जो हमारे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कि हमारे देश के का जो संविधान है उसका एक बहुत ही मूलभूत अंग है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जैसे हम कहें कि हमारे शरीर के लिए सांस लेना बेसिक चीज़ है, जैसे हमारे शरीर के लिए हमारे हाथ पैर एक बेसिक चीज़ें हैं, वैसे ही जैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ना एक बेसिक चीज़ है, वैसे ही जो है हमारे संविधान की एक बेसिक चीज़ है कि इसके अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर हो। तो जो चीज़ें जो दोस्तों बेसिक है, अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो उसका जो जिस चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी अगर पढ़ना बंद कर दे तो फिर वो विद्यार्थी कहाँ रहा? वो विद्यार्थी रहने कोई मतलब नहीं रहा। उसका बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वही ख़त्म हो गई तो फिर वो विद्यार्थी नहीं रहा। तो वैसे ही संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो संविधान का रूप बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट होगी, हर लेवल का अपना अपना जुडिक्शन होगा, अगर इसको ही आप अगर बदल देंगे तो फिर जो है संविधान का रूप बिल्कुल जो है वो बदल जाएगा। हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो भी बिल्कुल जो है वो बदल जाएगी। और इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसे बदलना मुश्किल है, क्योंकि जब आप इसे बदलते हैं तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है। मैंने फर्स्ट पार्ट जब डिस्कस कर रहा था, मैं फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस कर रहा था पावर शेयरिंग, तो उसके लास्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों कि किस तरीके से जब आप जो कोर्ट है, कोर्ट जो है हमेशा इस बात को देखता रहता है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या काम कर रहा है। अगर लेजिस्लेचर कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो फिर वो उसको इंटरप्ट करता है, उसके बीच में जो है वो व्यवधान उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो उस समय उसका ज़रूरत है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है वो अकेले मिल करके कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं उसको नहीं चेंज कर सकता है। कोई अगर ऐसी चीज़ें चेंज करनी है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो ये है कि सबसे पहले पार्लियामेंट अपने दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज से 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 लोग जो भी आप प्रावधान चेंज करना चाहते हैं उससे सहमत हों। यानी कि 2/3 पीपल जो है लोकसभा से और 2/3 पीपल राज्यसभा से, दोनों जब हाउसेस से 2/3 पर्सन जो है अगर एग्री करेंगे कि हाँ ये चेंजेज होने चाहिए, तो पहले तो पार्लियामेंट उसको चेंज करेगा। अभी काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने 2/3 से उसे चेंज कर दिया, उसके बाद से इसे भेजा जाता है सभी राज्यों के पास, यानी कि स्टेट असेंबलीज़ के पास। और स्टेट असेंबलीज़ में इंडिया में जितने स्टेट असेंबलीज़ हैं, यानी कि जितने भी राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों में से कम 50% स्टेट्स
यानी कि आधे राज्य की स्टेट असेंबलीज उसे अपने यहाँ से भी पास करे, यानी कि उसे सपोर्ट करे, हाँ कि ये सही है, इस चेंज को हमें करना चाहिए। तो जब ऐसा किया जाएगा तब जा कर के आप किसी इस तरीके के जो बहुत ही मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद अगर इतना कर भी दिया जाता है तो भी कोर्ट के पास पावर है कि वो इस बात की जांच कर सके कि ये जो चेंजेस किए गए हैं ये चेंजेस सही है या गलत है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, एक इसके लिए टर्म है, इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायपालिका जो है उसमें पुनर्विलोकन करती है कि ये बदलाव सही है या गलत है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, इसे नहीं बदल सकते हैं हम, तो वो फिर नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, उसे अवैध करार दिया जाएगा कि ये बदलाव सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस आपको यही ध्यान उसमें रखना था कि क्या प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कोई फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कि 2/3 फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन आफ्टर दैट इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द स्टेट असेंबलीज। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस किया गया है, तो वो सक्सेसफुल कैसे रहा है। क्योंकि इंडिया में फेडरलिज्म, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, उसके बाद अभी तक जो है हमने जो है फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वो हमारे देश में सक्सेसफुल रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है इंडिया में फेडरलिज्म के सक्सेसफुल होने का। तो बेसिकली दोस्तों एक चीज़ तो पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया है, समय समय पर इलेक्शन हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर, जिसके अंदर फेडरलिज्म का हमारे अंदर स्पिरिट है। यानी कि जो संघवाद है, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उन सभी गवर्नमेंट्स के अंदर एक स्पिरिट रहा है काम करने का। और इस ये जो फेडरलिज्म है, जो डिफरेंट पावर्स हैं डिफरेंट लेवल्स के, उसको हम बना के रखें, कोई किसी के कार्य क्षेत्र में यानी कि जुडिक्शन में इंटरफेयर ना करे, इस स्पिरिट को हमने बना के रखा है। दूसरा है कि हमने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया है। जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, चाहे वो रीजनल जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, वो कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी हो, कलर पे डाइवर्सिटी हो, किसी प्रकार की जो डाइवर्सिटी है, तो उन सभी डाइवर्सिटी को हमने रिस्पेक्ट किया है। हमने माना है कि विविधता है हमारे देश में और हम हमेशा इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। दूसरा है डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, हम सब मिलकर के आपस में रहें और सबका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और कुछ नए मुकाम हासिल करे। तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो या वो स्टेट गवर्नमेंट रही हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, सबका एक ही काम रहा है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करती रहे। तो जो डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर है, एक साथ रहने की जो इच्छा है हमारी और देश को आगे बढ़ाने की जो इच्छा है, इन्हीं सब चीज़ों ने इंडिया में फेडरलिज्म को जो है सक्सेसफुल फॉर्म बनाया है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये मैप दिखाया था पहले भी कि 1947 के पहले जो है इंडिया ऐसा दिखता था। बाद में ये जो डिफरेंट एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट कलर्स में, इन सबको चेंज करके बाद में इंडिया में कुछ स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, जो आज के समय में इंडिया हमारा ऐसा दिखता है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए हैं, इसमें आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं। जैसे कि जो पंजाब में रहते हैं लोग पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में लोग राजस्थानी बोलते हैं, वैसे ही कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, तो ऐसे जो है उड़ीसा में उड़िया, वैसे ही जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो किस तरीके से फॉर्मेशन किया गया इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि 1947 के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद जो राज्यों की जो बाउंड्रीज थी, जो पुराने स्टेट्स हुआ करते थे, जिसको हम बोलते थे या तो प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे या तो वो प्रोविंसेस थे, यानी कि या तो वो राजाओं के कंट्रोल में होते थे या तो वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे पहले। तो इन सभी की जो बाउंड्रीज थी उसको बाद में जो है जब इंटीग्रेशन हो गया पूरे कंट्री का, हमारा कंट्री बन गया इंडिया, तो इसको हमने क्या किया, इस सभी बाउंड्रीज को हमने चेंज करना शुरू किया और नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया 1947 के बाद। अब जो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि एक लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उसमें जो एक लैंग्वेज बोलते हैं वो सब के सब लोग जो है एक स्टेट में आ जाएं, यानी कि हर स्टेट में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों। ऐसा ना हो कि कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति कई राज्य में फैले हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर किसी एक एरिया में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उनका एक स्टेट बना दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों का जो निर्माण हुआ वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हुआ, उनका जो आधार था वो था कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे नागालैंड, नागालैंड में जो है वो एथनिसिटी के बेसिस पे बना, जो नागा ट्राइब्स था उसके आधार पे जो है नागालैंड का फॉर्मेशन किया गया। वैसे ही उत्तराखंड का इस फॉर्मेशन हो, जो कि उत्तर प्रदेश से निकल करके एक नया राज्य बना। झारखंड का जो फॉर्मेशन हुआ, जो कि बिहार से निकल के एक नया राज्य बना, ये ज्योग्राफी पे आधारित था। जो माउंटेन रीजन था यूपी में पहले आने वाला, और उस राज्य को अलग करके उत्तराखंड का फॉर्मेशन कर दिया गया। वैसे ही जो बिहार के अंदर में आने वाला ऐसा एरिया जो कि बहुत ही मिनरल्स के मामले में रिच था, लेकिन जो है इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड एरिया था, उसको अलग करके झारखंड राज्य का फॉर्मेशन कर दिया गया दोस्तों। तो लैंग्वेज के अलावा भी जो है बहुत सारे बेसिस रहे हैं नए नए राज्य बनाने के। लेकिन जब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, जो है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, उस समय जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की जब डिमांड हो रही थी, यानी कि जब इस बात की डिमांड हो रही थी कि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों का फॉर्मेशन होना चाहिए और उन राज्यों का फॉर्मेशन लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए, तो उस समय बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे, जो हमारे देश के जो नेता थे, उन्हें इस बात का डर था कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पे जब हम राज्य बनाएंगे, यानी कि हर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का अलग अलग राज्य बना देंगे, तो देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि देश का फिर से बंटवारा हो जाएगा। तो इस बात का इन्हें डर था। डर क्यों था ऐसा? क्योंकि कुछ समय पहले ही जो है आज़ादी के समय जो है हमारा देश पहले ही जो है रिलीजन के आधार पर दो भाग में बांटा जा चुका था। ठीक है, एक पाकिस्तान और हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जो बंटवारा हुआ, दो राज्य बनाए गए, दो देश बनाए गए, तो ये धर्म के आधार पर किया गया था। तो ये इसने जो है बहुत सारे पेनफुल मेमोरीज हमें दी, बहुत सारे दर्दनाक अनुभव हमें दिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए उस समय। तो ये जो अनुभव था, इस वजह से जो है हमारे उस समय के जो नेता थे वो बहुत डर रहे थे कि अगर हमने फिर अब एक बार तो रिलीजन के आधार पे हमने बांट दिया, धर्म के आधार पे बांट दिया है, अब अगर हम भाषा के आधार पे बांटेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि लोग आपस में मारपीट करने लगे, खून खराबा होने लगे, लोग मरने लगे। ठीक है, और देश का जो है बंटवारा हो जाए और देश कई हिस्सों में बंट जाए। तो इस बात का उन्हें डर था। लेकिन और उसलिए जो है उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को अपोज किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो है फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, यानी कि भाषा के आधार पे हम राज्य का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हालांकि किया गया, और अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से जो स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स का लैंग्वेज के आधार पर जो हमने फॉर्मेशन किया, वो उसने जो है हमारे देश को और यूनाइटेड बनाया और एकजुट करने में जो है हमें हेल्प किया। इसके अलावा कई सारे राज्य बन जाने से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी कि प्रशासन को चलाना, ये भी एक आसान काम हो गया, क्योंकि एक राज्य में एक लैंग्वेज बोलने वाले मोस्टली लोग थे, तो प्रशासन को चलाना भी जो है ये बहुत ही आसान हो गया। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये पहला चैलेंज था और एक बहुत ही मेजर चैलेंज था हमारे फेडरेशन के आगे, जिसको हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अब हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही है हमारे देश के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो आपको उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये बात, आप जानते होंगे कि हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। कई बार बच्चों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो नहीं दोस्तों, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जो ऑफिशियल कामकाज हम जो करते हैं वो सभी कामकाज करने की भाषा है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो है हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम उससे ऑफिशियल कामकाज कर सकते हैं, जो आधिकारिक जो कार्य है वो कर सकते हैं। हिंदी जो है मदर टंग है कितने लोगों की? इंडिया के लगभग 40% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, यानी कि लगभग 40% जो आबादी है, जो 40% आबादी है हमारे देश की, उसका जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो हिंदी है। इसके अलावा बहुत सारे जो और लैंग्वेज थे, जब हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस थे जिनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देने से हमारे जो भाषाएं हैं वो उनके ऊपर जो है खतरा मंडराने लगे, वो डेंजर में आ जाए। ठीक है, और उनको एक और चीज़ प्रॉब्लम थी कि अगर हिंदी को, जैसे स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है साउथ इंडिया में थी, दक्षिण भारत में, कि क्योंकि वहाँ पे लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो अगर आप हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो फिर वो किस भाषा में काम करेंगे, तो इसीलिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया कि हिंदी और हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को, ध्यान दीजिएगा, हिंदी तो एक हो गई, हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया। शेड्यूल्ड लैंग्वेज यानी हिंदी में इसे बोलेंगे अनुसूचित भाषाएं, अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं। इसको क्यों कहा गया शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो 21 और प्लस एक हिंदी, जो टोटल जो 22 भाषाएं हैं, इसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में अगर रखा गया है तो इसका क्या मतलब, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस बनने के लिए जो दिया जाता है,
तो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए कि आप एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे आपको जो है हिंदी नहीं आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे? तो ये आपके सामने एक समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो 22 जो भाषाएं हैं उसमें से अगर हिंदी के अलावा और कोई भी भाषा अगर आपको आती है, मान लीजिए आपको तेलुगु आता है, आपको तमिल आता है, आपको मराठी आता है, ठीक है, आपको राजस्थानी लैंग्वेज आती है, तो आप कोई भी एक ऐसी भाषाएं जो कि जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा हैं और जो शेड्यूल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, आप उस भाषा में भी जो है अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है जो शेड्यूल लैंग्वेज को में जोड़ने के बाद आता है, आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उनके भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, उसके आधार पर इसको तय किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट वर्क्स हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज, जो उस राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ही जो है कंडक्ट किया जाता है। यानी कि इस बात की आज़ादी दी गई है सभी राज्यों को कि आप अपने ऑफिशियल वर्क्स अपने लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो आप बंगाली लैंग्वेज में वहाँ के जो ऑफिसेज हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, वो बंगाली लैंग्वेज में अपनी बातों को जो है शेयर कर सकते हैं, बंगाली लैंग्वेज में लेटर्स लिख सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी करना है पब्लिक के लिए तो उसे बंगाली लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो कोई भी राज्य हो, जो अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी में सेम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है लोकल लैंग्वेज में जो है, जो वहाँ का स्टेट लैंग्वेज है उसमें जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। अब ये जो लैंग्वेज पॉलिसी जो फॉर्मेशन करना था दोस्तों, ये दूसरा चैलेंज था हमारे फेडरेशन के सामने, जिसको हमने सक्सेसफुली जो है अचीव किया। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हम देखते हैं कि हमारे देश में लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इंडिया में जो है 22 भाषाएं जो हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में जो है दर्ज किया गया है, यानी कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्ड हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूचियाँ, ठीक है। तो जो उसमें 8वीं जो अनुसूची है, इसे आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। तो जो 8वां चैप्टर है शेड्यूल्स का, उसके अंदर जो है 22 भाषाओं को लिखा गया है, यानी 22 भाषाओं के नाम लिखे हैं, और उन 22 भाषाओं को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब इसमें हिंदी भी है, हिंदी के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश है कि नहीं शेड्यूल्ड लैंग्वेज में? नहीं, इंग्लिश जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज द ओनली, इंग्लिश सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो ऐसी भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है, यानी कि 22 भाषाओं के अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज के मामले में जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, इतनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। मतलब दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हों जितनी इंडिया में बोली जाती है। इंडिया में 22 भाषाएं तो सिर्फ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा कई 100 भाषाएं ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है, जिसको हम नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिस्ट है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो सबसे ऊपर है हिंदी का नाम, जो कि 43.63% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है। सेकेंड पे बंगाली लैंग्वेज है, थर्ड पे मराठी है, इसके अलावा फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ संस्कृत है, जिसके बारे में लिखा गया है, आगे परसेंटेज नहीं लिखा गया, लिखा गया एन, यानी कि स्टैंड फॉर नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर लोग बोलते हैं संस्कृत हमारे देश में। तो आप शुरुआती लैंग्वेजेस को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, 3 लैंग्वेज कम से कम आप याद रखिएगा। और अगर आपके राज्य में कोई अलग भाषा बोली जाती है हिंदी के अलावा, तो आप अपने राज्य को जानिए कि आपके राज्य की जो भाषा है उसे बोलने वाले लोग कितने % हैं और वह किस नंबर पे आता है, सीरियल नंबर उसका कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको देखना है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। ये तीसरी चीज़ है जो हमारे फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो समय के साथ जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो केंद्र राज्य संबंध है, ये रिस्ट्रक्चर होते गए हैं, इसमें जो है सुधार होता गया है, ठीक है। और सुधार जो है उसने हमारे जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको और मजबूत किया है, इसको और स्ट्रेंथन किया है। बहुत समय तक हमारे देश में दोस्तों ऐसा होता रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में एक ही पार्टी ने रूल किया। आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत लंबे समय तक रूल किया है, और उसी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारे राज्यों में भी रूल किया है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और वही पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे राज्यों में भी रूल कर रही हो, तो ऐसे केसेस में जो स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वो अपना जो पावर है उसको जो है अच्छे से उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही पार्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रूल कर रही है, वही पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल कर रही है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी ए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है,
पॉलिटिकल पार्टी ए ही जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल कर रही है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कई बार जो है इस तरीके से काम करने लगती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम कर रही है इस तरीके से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर बात कहती है चाहे वो सही हो या गलत, उस हर बात को मानने लगती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक नुकसान होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक ही पार्टी के रूल किए जाने का। अब लेकिन जो है जब ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट में वो अलग होती है। ठीक है, तो जब ऐसा होने लगा कि समय के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो कई बार ऐसा होने लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने स्टेट गवर्नमेंट के पावर को छीनना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत लंबे समय तक हमारे देश में हुआ दोस्तों। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पावर को ही छीन लिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो ही वहाँ से हटा दिया क्योंकि वहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी। तो एक बहुत ही समय तक ये ट्रेंड चलता रहा हमारे देश के अंदर। और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे एक पावर मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो कई बार जब केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है कि राज्य की जो सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो राज्य की सरकार को हटा करके और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है। तो कई बार ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार मिसयूज किया है, और उसने जब देखा कि विपक्षी पार्टी हमारे किसी राज्य में शासन कर रही है तो उसको उसने हटा करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को जो है इम्पोज कर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे जो हमने अपने फेडरेशन में फील किए हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें होती रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटाती रही, इसने जो है जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, ठीक है, जो फेडरलिज्म का जो आइडिया है उसको उसने एक तरीके से नेगलेक्ट किया है, उसको उसने अंडरमाइन किया है। अब 1990 के जो दशक था उस समय से जो है ये सिनेरियो चेंज होना शुरू होता है। कौन सा सिनेरियो? कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रही है, उसको जो है उसके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर रही है। 1990 के दशक के बाद ये चीज़ें जो है बदलनी शुरू होती हैं। क्यों बदलनी शुरू होती हैं? क्योंकि 1990 का जो दशक था ये वो समय था जब बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ जो है वो आनी शुरू होती हैं। रीजनल पार्टी यानी कि क्षेत्रीय दल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं दोस्तों वो अपने राज्य के कंसर्न को लेकर के जनरली फॉर्म की जाती हैं। तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जब वो बननी शुरू हुई तो इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट बनने शुरू हो गए। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई चुनाव हुआ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% या उससे अधिक सीट्स नहीं मिली। तो जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से अधिक सीट नहीं मिलेगी तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके सरकार का गठन करती हैं। और जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके सरकार बनाती है तो इसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने में हेल्प किया, यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने लगी। तो जब ऐसा होने लगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसमें रीजनल पार्टी का भी सहयोग है। तो ऐसे केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट के कोई पावर को नहीं छीन पाती थी। ठीक है, तो ये बहुत अब जो है 1990 के बाद से जो है राजनीति में एक बहुत ही ये एक बदलाव आया जो हम देखते हैं। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। उसने पावर शेयरिंग का जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ, और वो कल्चर डेवलप हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं दो कार्टून आपके बुक में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है जिसका टाइटल है द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स। इसको आप दो जो कार्टून दिए हुए हैं आपके बुक में, एक ये है और एक ये दूसरा ये है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि एक जो है जो ये पहला वाला जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 1990 के दशक से पहले की राजनीति का ये तस्वीर है, और ये 1990 के दशक के बाद की राजनीति की तस्वीर है। कैसे? यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इसमें दिखाया क्या गया है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे बर्तन लेकर के और कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? यहाँ पे बांटा जा रहा है पावर ऑफ द स्टेट्स। अब आपको दोस्तों मैंने बताया है अभी तक कि जो स्टेट्स का जो पावर है वो बांटा नहीं जा सकता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी कंडीशन थी जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर जगह रूल कर रही थी, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। तो ऐसे कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के उपकार पे जिंदा थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब खाने को देगा तभी वो जिंदा रहेंगी, ऐसी वाली कंडीशन थी। ठीक है, क्योंकि वो अपोज नहीं कर पाती थी क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रही है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे केरला है,
यहाँ पे जो है मद्रास को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। तो सभी राज्य जो है लाइन में लग करके और यहाँ पे केंद्र सरकार से क्या मांग रहे हैं कि हमें अपना पावर दे दो, ठीक है। तो ये 1990 के दशक के पहले का समय है। स्टेट यहाँ लिखा क्या लिखा गया है कि द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स, यानी कि जो राज्य हैं वो और जो है पावर मांगने के लिए जो गिड़गिड़ा रहे हैं या कहे तो उसके लिए विनती कर रहे हैं। तो ये 1990 के दशक के पहले की तस्वीर है। ये 1990 के दशक के बाद की तस्वीर है जिसका टाइटल है पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि एक गठबंधन की सरकार चलाने का जो संकट है, जो दर्द है, वो इसमें दिखाया गया है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1990 के बाद जो है बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व में आती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। उसके बाद बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं एक कुर्सी पे। तो ये व्यक्ति जो बैठे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी को बेसिकली दिखाया गया है। इनके सामने एक यहाँ पे मशाल जल रही है जो कि जिसके ऊपर लिखा गया है कोलिशन गवर्नमेंट, और इसकी जो आँच है इससे जो है ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा जी कि जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये जो कुर्सी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल बने हैं और उनके लीडर्स के चेहरे बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये जो कुर्सी है ये बहुत सारे क्षेत्रीय दल यानी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके सहयोग से मिलकर के बनाई गई है, ठीक है। यानी कि इन्होंने मिलकर के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है और वो प्रधानमंत्री एक कोलिशन गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सरकार चलाना है वो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इनके पसीने जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये जो कार्टून बनाया गया है आपके बुक में जो दिया गया है इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, कोलिशन गवर्नमेंट को जो चलाना है ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 पिक्चर्स दिए गए थे आपके बुक में जिसको मैंने डिस्कस किया। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज के लेक्चर के बेस पे तो उसको आप देख लीजिएगा। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज रेलवे कम। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, ठीक है। और विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेजेस सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को कौन मैनेज करता है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पावर को लेकर के सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो कौन उसको जो है सॉल्व करेगा, ये सब मैंने आपसे चर्चा किया अभी, ठीक है। कौन से लेवल की गवर्नमेंट विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द करंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट लिखा गया तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कौन कानून बनाएगा, कौन सा कानून लागू किया जाएगा, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों, सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। और ये सभी 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जैसे नेम एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट एंड हाउ आर द लॉ मेड ऑन दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। वैसे ये सभी जो है ये 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। तो इसको सभी को जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होगा दोस्तों तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।